नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद बिस्वाल स्वागत करता हूँ आप सबको चैनल लाइब्रेरी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के प्रियम्बल के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम प्रियम्बल के ऊपर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय JL Nehru on 13 December 1946 in the Constituent Assembly of India. It laid down the basic principles and the ideas on which the Indian Constitution has to be made by the Constituent Assembly. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ये डेट याद रखना। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या किए ना, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम स्टार्ट हुआ था तो तब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए ना, एक ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किए। ठीक है, एक ड्राफ्ट, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बोला गया, उस ड्राफ्ट को क्या किए ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उसको रखे। ठीक है, और वो जो ड्राफ्ट को असेंबली के सामने रखे वो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा था ना, वो बेसिकली कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ आइडिया, ठीक है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ आइडियाज़ प्रोवाइड किया, जिसके बदौलत मतलब कि जिसको मुख्य आधार मान के असेंबली ने क्या किया ना, हमारे देश के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ठीक है, हमारे देश के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ वो वो कैसे बना ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मुख्य आधार मान के ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसको कौन इंट्रोड्यूस किए थे असेंबली में, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, जो कि 13 दिसंबर 1946 को असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और वो क्या प्रोवाइड कर रहा था ना, बेसिकली वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ आइडियाज़ प्रोवाइड किया असेंबली को, और असेंबली ने क्या किया ना, उसको मुख्य आधार मान के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमारे देश के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो क्या लिखा है। The modified form of the objective resolution is known as the preamble of India. ठीक है, तो वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब कि उसमें कुछ और चीज़ें ऐड किया गया और उसको पूरा अच्छे से एक अच्छा स्टेटमेंट बनाया गया। ठीक है, और उसको क्या किया गया ना, हमारे देश के प्रीएम्बल के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय JL नेहरू, तो उसके मॉडिफाइड फॉर्म को ही हम किसके नाम से जानते हैं, हमारे देश के प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के प्रियम्बल क्या बोलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या बोलता है ना, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश का प्रियम्बल जो है वो इंडिया को किस तरह का कंट्री के हिसाब से डिक्लेयर करता है ना, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया एक सिक्युलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड ऑल्सो इंडिया एक क्या है ना, रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, तो ये सब जो है प्रियम्बल में लिखा गया है। प्रियम्बल में ये सब मेन कीवर्ड्स हैं जो कि सोवरेन सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये सब प्रियम्बल का मेन कीवर्ड है जो कि एग्जाम में पूछे जाते भी हैं। ठीक है, इनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं, इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्डर में है, ऐसे सोवरेन सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो ऑर्डर है ये पर्टिकुलर ऑर्डर को भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये सब वर्ड के मीनिंग को समझते हैं कि ये जो वर्ड सब लिखा गया है प्रियम्बल में, इनके मीनिंग क्या होते हैं।
ठीक है। तो चलो दोस्तों देखते हैं इन सब वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा गया है, सोवरेन। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब क्या है ना, फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, इंडिया जो है वो क्या है ना, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को खुद से ही मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी में किसी भी दूसरे देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, वो खुद फ्री है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को मैनेज करने में, हैंडल करने में। ठीक है, तो ये होता है सोवरेन का मतलब। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, सोशलिस्ट, यानी कि नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। ठीक है, मतलब कि हमारे देश में किसी एक के हाथ में कभी भी सारी पावर और मनी दोनों को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो उनका क्या किया जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और उसी के चलते ही हमारे देश में पंचायत राज सिस्टम का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो ये होता है सोशलिस्ट का मतलब। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, सिक्युलर। ठीक है, तो सिक्युलर का मतलब क्या होता है, स्टेट हैज नो रिलीजन। ठीक है, मतलब कि स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा, बट एवरी इंडियंस, जो भी सारे इंडिया के सिटीजन्स है, वो सब अपने खुद से किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस बात की परमिशन उन्हें है। ठीक है, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस वो अपने चाहे तो कर सकते हैं, और अपने रिलीजन इंस्टीट्यूशन का भी मैनेज वो कर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा गया है ना, डेमोक्रेटिक। ठीक है, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो कहाँ से आया है ना, डेमोक्रेसी से आया है। ठीक है, और जिसमें कि डेमो का मतलब है पीपुल और क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पीपल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या होता है ना, पीपल गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट बनेगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, वो लोगों के द्वारा चुने हुए आए होंगे। ठीक है, लोगों के द्वारा चुन के आए होंगे, और बाय इलेक्शन प्रोसीजर ही वो चुन के आए होंगे। ठीक है, तो ये होता है डेमोक्रेटिक का मतलब। ठीक है, पीपल गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है, रिपब्लिक। ठीक है, अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, नो हेरिडेटरी रूलर और मोनार्च। ठीक है, मतलब ये है कि दोस्तों जैसे पहले की ज़माने में क्या होता था ना, कोई अगर राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनता था, है कि नहीं, कोई अगर राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनता था। उसका ठीक ऑपोजिट है क्या ना, रिपब्लिक, यानी कि हमारे देश में हेरिडिटरी रूलर यानी कि वंशगत जो सिस्टम था वो नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे वो लोगों के द्वारा चुन के आए होंगे, और वो क्या है ना, चाहे डायरेक्टली चुन के आए हो या फिर इनडायरेक्टली चुन के आए हो, वो लोगों के द्वारा चुन के आए होंगे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बनेंगे। ठीक है, हेरिडेटरी सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में नहीं रहेगा। ठीक है, नो हेरिडेटरी रूलर और मोनार्च। ठीक है, और मोनार्च भी नहीं रहेगा, मतलब कि कोई सिंगल, कोई मतलब कि कोई एक पर्सन इंडिया को रूल कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, मोनार्च का मतलब क्या है, एक सिंगल रूलर रूल करेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा गया है, फ्राटर्निटी। ठीक है, फ्राटर्निटी का मतलब क्या है ना, ब्रदरहुड। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, हम इंडिया के लोग हमारे देश में फ्राटर्निटी का प्रसार करेंगे, एक दूसरे को फ्राटर्निटी मतलब कि ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा के नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फ्राटर्निटी। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, टू असिमिलेट ऑल, मतलब कि इंडिया क्या करेगा ना, सारे वर्ग के लोगों को, ठीक है, इंडिया में सारे लोगों को एक साथ में लेके आगे बढ़ेगा, एक साथ में लेके डेवलप करेगा। ठीक है, कोई भी वर्ग के लोग जैसे पीछे पीछे ना छूट जाए, इस बात की ध्यान रखेगा। ठीक है, तो टू असिमिलेट ऑल इसका मतलब है किसका ना, इंटीग्रिटी का। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है, द वर्ड्स सोशलिस्ट, सिक्युलर एंड इंटीग्रिटी were added by the 42nd Amendment Act 1976। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जब से हमारा प्रियम्बल एनेक्ट हुआ है, ठीक है, प्रियम्बल बन के जब से एनेक्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक क्या है ना, हमारे प्रियम्बल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल में चेंजेस आया है। ठीक है, वो कब आया था ना, 1976 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के जरिए
3 नए वर्ड को, ठीक है, 3 नए वर्ड को प्रियम्बल में इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, जो कि क्या क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और ये तीनों के बारे में हम अभी डिस्कस किए कि ये 3 वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, ये 3 वर्ड जो है वो 1976 तक हमारे प्रियम्बल में नहीं थे, ठीक है। तो जब प्रियम्बल को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कब 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे प्रियम्बल में ये 3 वर्ड नहीं थे, ठीक है। बट 1976 के बाद ये 3 वर्ड को ऐड कर दिया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, फंडामेंटल्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रियम्बल को जो है और क्या क्या बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्यों बोला जाता है इंट्रोडक्शन, फर्स्ट देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे देश के प्रियम्बल में जो सारी चीज़ें हैं वही सबका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर हमारे देश के प्रियम्बल को देखेगा तो वो उसके लिए एक इंट्रोडक्शन का काम करेगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे देश के प्रियम्बल को क्या बोला जाता है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है ना, प्रीफेस, ठीक है। अब प्रीफेस क्यों बोला जाता है, देखिए दोस्तों, अगर आप बाहर से कोई भी बुक खरीद के लाते हो, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिक्स का बुक हो या हिस्ट्री का बुक हो, अगर आप फिजिक्स का बुक खरीद के लाते हो और उसके ऊपर के पेज को देखते हो तो उसमें जो प्रिंटिंग सब होते हैं तो वो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो उसको देखने से ही आपको पता चल जाता है हाँ इसमें फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट होंगे इस बुक में, है कि नहीं। तो वो होता है क्या, बुक का प्रीफेस होता है। तो वैसे ही प्रियम्बल क्या है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, ठीक है। मतलब कि प्रियम्बल को देखने से भी पता चल जाता है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे देश के प्रियम्बल को प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है उसे, क्योंकि उसमें ही हमारे देश के प्रियम्बल को ही आधार मान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है। तो ये इसी बात का ये सबूत देता है कि प्रियम्बल जो है क्या है ना, फंडामेंटल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वही बात है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक आइडियाज़ कुछ प्रोवाइड किए थे किसको, हमारे असेंबली को, और उसी के चलते ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। तो इसी के लिए इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है ये, It was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into force 26 January 1950, ठीक है। and came into, यहाँ पे इन होना चाहिए था, came into force on 26 January 1950, ठीक है। तो जो है हमारे जो प्रियम्बल जो है वो कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और उसको एनफोर्स में कब लाया गया, देश में लागू कब किया गया ना, जिस दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को ही प्रियम्बल को भी देश में लागू किया गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टुक द कंसेप्ट ऑफ द प्रियम्बल फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बट द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल को रखे हैं उस कंसेप्ट को हम कहाँ से बोरो करके लाए हैं ना, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम बोरो करके लाए हैं। इस चीज़ को आपको याद में रखना होगा क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है हम उसे कहाँ से बोरो करके लाए हैं, कहाँ से ना, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। बट प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लाए हैं हम ना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इस बात को भी याद रखना, प्रियम्बल का कंसेप्ट लाए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, बट प्रियम्बल का लैंग्वेज, प्रियम्बल में जो वर्ड लिखा गया है वो लैंग्वेज हम कहाँ से लाए हैं ना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखो क्या लिखा गया है,
देखिए, द इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, इसी के बाद तो हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि प्रियम्बल को बेस करके ही, प्रियम्बल को आधार मान के ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल के हिसाब से ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो दोस्तों, ये हमारे देश का पूरा प्रियम्बल का सेट है जो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हमारे देश का प्रियम्बल में जो लिखा गया है ये पूरा वही है। ठीक है, हमारे देश के प्रियम्बल। तो देखिए क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा पढ़ के हम समझ देते हैं कि प्रियम्बल में किस तरह से लिखा गया है और उन सब वर्ड का मीनिंग क्या क्या सब होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इंडिया के लोग, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम बनाए हैं वो हम इंडिया के लोग खुद बनाए हैं। कोई दूसरे बाहर के कंट्री के लोग, कोई एलियन आके हमें दे के ये चीज़ नहीं गया है। ठीक है, हम खुद इंडिया के लोग ही हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं। इसीलिए यहाँ पे संबोधित किया गया है क्या ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इंडिया के लोग हैव सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। ठीक है, हैव सोलेमली रिजॉल्व, इसका मतलब क्या होता है ना, दृढ़ प्रतिज्ञा। ठीक है, कृत प्रतिज्ञा। ठीक है, मतलब कि संकल्प करना जो होता है। ठीक है, तो हम इंडिया के लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि इंडिया को क्या बनाएंगे, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब कि इंडिया को क्या बनाएंगे ना, टू ए सोवरेन सोशलिस्ट सिक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री के हिसाब से हम इंडिया को बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि हम इंडिया के लोग दृढ़ संकल्प करते हैं कि इंडिया को एक सोवरेन कंट्री बनाएंगे, इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे, इंडिया को एक सिक्युलर कंट्री बनाएंगे और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री भी बनाएंगे। ठीक है, एंड टू एंश्योर एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो सारे इंडिया के जो सिटीजन्स है उनके किस चीज़ को सिक्योर करेंगे ना, उनके जस्टिस में क्या क्या जस्टिस सब हैं ना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ जस्टिस है, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है कि 3 टाइप ऑफ जस्टिस है, जो कि क्या क्या है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 जस्टिस जो हैं इसको हम हर सिटीजन को सही जस्टिस मिले इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात का हम सिक्योर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, हमारे देश के सारे लोगों को, ठीक है, सारे इंडिया के सिटीजन को लिबर्टी देंगे। ठीक है, लिबर्टी मतलब क्या, फ्री होता है जो। ठीक है, लिबर्टी देंगे किस बात की ना, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की एंड वर्शिप की। ठीक है, तो इंडिया के लोग जो हैं वो क्या है ना, फ्री हैं अपने थॉट को लेके, अपने एक्सप्रेशन को लेके, अपने बिलीफ, अपने फेथ और अपने वर्शिप को लेके। ठीक है, तो ये बोलता है। उसके बाद देखो इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हर इंडिया में जो हर सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर इंडियन को इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिले एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, टू प्रमोट, क्या लिखा गया है, टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रैटर्निटी। ठीक है, मतलब कि भाईचारा को प्रसार करेंगे इंडिया में। ठीक है, भाईचारा का प्रसार करेंगे सारे, जैसे इंडिया के लोग मतलब कि एक दूसरे को भाईचारा के नज़रिए से देखेंगे, उस बात का ध्यान रखा जाएगा। फ्रैटर्निटी का क्या होगा ना, प्रसार होगा। ठीक है, उसके बाद डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और सारे इंडिविजुअल के डिग्निटी को ध्यान में रखा जाएगा एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, और नेशन का, ठीक है, इंडिया का यूनिटी और इंटीग्रिटी जैसे हैम्पर ना हो उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, यूनिटी का मतलब क्या है ना, एकता। ठीक है, इंडिया का एकता जैसे, मतलब कि इंडिया का एकता जैसे खंडन ना हो उस बात का ध्यान रखा जाएगा। और इंटीग्रिटी का मतलब इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ठीक है, तो
भारत के एकता और अखंडता को हम बजाय रखेंगे, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया ना, एडॉप्ट एनाक्ट किया एंड गिव आवरसेल्व्स, मतलब कि खुद को, हम इंडिया के लोग जो है हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम इंडिया के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं और ये 26 नवंबर 1949 को क्या किए ना, हम खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि enact and give to ourselves this constitution on 26 नवंबर 1949, मतलब कि 26 नवंबर 1949 की डेट पे ही हम क्या किए ना, हम खुद को अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था पूरा प्रियम्बल जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताते चलूँ कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो होगा बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।